क्या हो अगर मैं कहूं किसी ने इंटरनेट बना लिया था उस दौर में जब दुनिया में कंप्यूटर तक नहीं थे, और फिर एक झटके में वो इतिहास से गायब हो गया। कौन था वो और क्यों उसकी विरासत को दफना दिया गया? उसका नाम था पॉल ओटले, एक बेल्जियन लाइब्रेरियन। साइंस फिक्शन का कोई मास्टरमाइंड नहीं लगता है ना? लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ही ओटले ने एक ऐसी मशीन की डिटेल प्लानिंग की थी जो पूरी दुनिया को जोड़ सकती थी, ना टेलीफोन से, ना रेडियो से, बल्कि इलेक्ट्रिक टेलीस्कोप्स के नेटवर्क से, जो किताबें, वीडियो, मैसेज और तस्वीरें किसी को भी कहीं भी भेज सकते थे। उसने इसका नाम रखा मंडेनियम, और यही से कहानी अजीब होती जाती है। ओटले ने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए, उसने इसे डिजाइन भी किया। 1934 में, जब पहली ईमेल आने में अभी 40 साल बाकी थे, उसने एक पेपर लिखा जिसमें बताया गया हाइपरटेक्स्ट, रिमोट फाइल एक्सेस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क और यहां तक कि डिजिटल लाइब्रेरीज। यह उस समय की बात है जब टिम बर्नर्स-ली का जन्म भी नहीं हुआ था। ओटले ने सिर्फ सपने नहीं देखे, उसने उन्हें हकीकत में बदला। उसने एक विशाल केंद्र बनाया जिसमें 1.2 करोड़ से भी ज्यादा इंडेक्स कार्ड्स थे, जिनके जरिए वो मानव जाति के पूरे ज्ञान को हाथ से कैटलॉग कर रहा था। यह कोई डेटाबेस नहीं था, यह था गूगल से पहले का गूगल, जहां आप चिट्ठी या टेलीग्राम भेजकर सर्च कर सकते थे। लोग सवाल भेजते थे और ओटले की टीम जवाब भेजती थी मैन्युअली। असल में यह था दुनिया का पहला सर्च इंजन। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। नाजी जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया। उन्हें ओटले के सपने की कोई अहमियत नहीं लगी। उसके आर्काइव्स तबाह कर दिए गए। मंडेनियम लूटा गया, जलाया गया। लाखों दस्तावेज खत्म हो गए। इंटरनेट द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही जन्म ले सकता था, लेकिन हमने उसे जलते हुए देख लिया। सालों बाद जब वर्ल्ड वाइड वेब आया, किसी ने ओटले का नाम नहीं लिया, ना कोई क्रेडिट, ना कोई फुटनोट, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप ओटले की कल्पना को टिम बर्नर्स-ली के वेब के बगल में रखें, तो आप पाएंगे दोनों लगभग एक जैसे हैं। ओटले ने हाइपरलिंक्स की कल्पना की थी जब यह शब्द अस्तित्व में भी नहीं था। तो क्या वह तकनीक का भविष्यवक्ता था या फिर कुछ और ही? आज बस कुछ ही विद्वान हैं जो उसका नाम जानते हैं। बाकी दुनिया सोचती है इंटरनेट 80 के दशक में पैदा हुआ। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या हम सब बस एक भूले हुए सपने को फिर से जगा रहे हैं? अपने अंतिम लेखों में ओटले ने इसे इंटरनेट नहीं कहा, उसने इसे कहा ग्लोबल ब्रेन, एक जीवित, लगातार विकसित होने वाली बुद्धिमत्ता जो मानवता के पूरे ज्ञान से बनी हो, सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं सचेत बनने के लिए। और आज एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरल इंटरफेस, क्या हम अनजाने में वही बना रहे हैं जिसकी उसने भविष्यवाणी की थी? उन्होंने उसे किताबों से मिटा दिया, लेकिन क्या उसका ग्लोबल ब्रेन कभी मरा ही नहीं था? क्या वो अब फिर से जाग रहा है? क्या पॉल ओटले ने सिर्फ इंटरनेट की भविष्यवाणी की थी या कुछ उससे भी बड़ा?